टिल द लास्ट क्लास हम लोग क्या किया था, AS12 बोरोइंग कॉस्ट किया था, ठीक है। वी हैव डन बोरोइंग कॉस्ट। टुडे वी विल स्टार्ट AS16, सॉरी AS12 गवर्नमेंट स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। टुडे वी विल स्टार्ट AS16 बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। बहुत ही इजी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एएस है, यहाँ पे ज्यादा थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा आपका। You have to just understand the meaning of this AS and the purpose of this AS. Borrowing cost, ठीक है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है वो सारे एक्सपेंसेस, कोई भी चीज आप करने के लिए करते हो तो उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। जैसे जब तक आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, जब तक गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हो जाता, उससे रिलेटेड जो जो आपने खर्चा किया वो सारा कॉस्ट है। एसेट जब तक पुट टू यूज नहीं होती तब तक जो जो एक्सपेंसेस आपने किया वो कॉस्ट होता है ना, क्लियर है? उसी को कॉस्ट बोलते हैं। यानी कॉस्ट का मतलब होता है जो पर्पस के लिए आपने काम स्टार्ट किया है और वो काम हो नहीं जाए, वो सारा कॉस्ट है। जैसे कि आपने सीए का जर्नी स्टार्ट किया तो सीए का ट्यूशन फीस इज अ पार्ट ऑफ योर सीए कॉस्ट, सीए जर्नी कॉस्ट, राइट। जब तक सीए कंप्लीट नहीं होंगे उसके लिए आपने जितना खर्चा किया, जितना ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, कन्वेंस, स्टेशनरी, जो कुछ किया सब कुछ आपका कॉस्ट है। आई बात समझ में? सो बेसिकली कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जो पर्पस हम लोग स्टार्ट करते हैं या फिर जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, जब तक वो एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचता उसमें जितना खर्चा होगा वो कॉस्ट है। नाउ कॉस्ट में एक और कॉस्ट यहां पे बात कर रहे हैं, दैट इज बोरोइंग। कॉस्ट का मीनिंग क्लियर है? व्हाट इज कॉस्ट? बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब पैसा उधार लेना। व्हेन यू बोरो मनी इट इज नोन एज बोरोइंग। जब भी आप पैसा उधार लेते हो, वी कैन बोरो मनी इन मेनी वेज। वी कैन बोरो मनी इन अ बिजनेस फ्रॉम आवर रिलेटिव्स, दैट इज अनसिक्योर्ड लोन, या फिर बैंक में सर्टेन एसेट्स को मॉर्गेज रख के बोरो कर सकता है यानी सिक्योर्ड लोन। डिबेंचर्स इश्यू करके ले सकता है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपका प्रेफरेंशियल इश्यू करके आप बोरो कर सकता है। मतलब बोरोइंग करने का बहुत सा तरीका है ना। बट जब आप बोरो करते हो तो बोरोइंग से रिलेटेड कॉस्ट का बात कर रहा है। व्हेन यू बोरो अ मनी उससे रिलेटेड कॉस्ट का बात कर रही है। तो जब हमारे पास बोरोइंग, सपोज आपने एक बैंक में एप्लीकेशन डाला है टू रेज अ फंड ऑफ ₹50 lakhs। अब बैंक वाला उस एप्लीकेशन पे आपसे बहुत काम करवाता है, कभी बोलता है ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, कभी बोलता है ये सर्टिफिकेशन लेके आओ, कभी बोलता है सीए का सर्टिफिकेट लेके आओ, ये सारा करके आओ, राइट। उसके बाद में सारा कंडीशन जब फुलफिल हो जाता है उसके बाद बैंक आपको पैसा देता है एंड उस पैसे पे एवरी मंथली और क्वार्टरली या एनुअली आपसे इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट भी तो कनेक्टेड टू दैट बोरोइंग ही है। अब देखो जब तक आपको पैसा डिसबर्स्ड नहीं हुआ आपने बहुत कुछ काम किया। जैसे बैंक ने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए। हो सकता है या तो उस डॉक्यूमेंट्स को जेरोक्स करवाना पड़ा, या उन डॉक्यूमेंट्स को बनवाना पड़ा, या फिर सीए से सर्टिफिकेट करवाना पड़ा। तो वो सारा जो खर्चा लगा है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। समझ में आया? बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट तो है ही, प्लस बोरो करने के लिए आपका जो जो एक्सपेंसेस लगा है एवरीथिंग इज अ बोरोइंग कॉस्ट। इज इट क्लियर? समझ में आया व्हाट डू मीन बाय बोरोइंग कॉस्ट? अभी तक आप लोग जो पढ़ते थे आपको क्या मिलता था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बैंक लोन लिया है, उसने इतना इंटरेस्ट पे किया है एंड उस इंटरेस्ट को आप लोग क्या करते थे, एज पर द अकाउंटिंग एंट्रीज पीएनएल का डेबिट साइड में शो कर देता था एज ए एक्सपेंस, राइट। बट आपको लगता था कि ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना यही आपका सिर्फ बोरोइंग का खर्चा है। नहीं, बोरोइंग करने का वन ऑफ द एक्सपेंस है इंटरेस्ट। बट बोरोइंग करने के लिए जो जो पापड़ आपने बेले, जो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपने किया है वो भी रिलेटेड टू बोरोइंग है। उन सबको मिला के बनता है बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर? आप लोग बोरोइंग कॉस्ट को दिखाते हो पीएनएल के डेबिट में, ये भी गलत है। क्योंकि जब तक हम बोरोइंग कॉस्ट को क्लासिफाई करना नहीं सीखे क्या वो मेरा कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का, तब तक आप शो ही नहीं कर सकते।
इफ आपने कोई कैपिटल एसेट बनाने के लिए, सपोज एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपने लोन लिया है, तो बिल्डिंग जब तक पुट टू यूज नहीं होता, उससे रिलेटेड जो जो खर्चा है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा ना। तो जो आपने लोन लिया है, जब तक बिल्डिंग बन रहा है, सपोज आपने लोन लिया 2011, ठीक है, बिल्डिंग बन के रेडी हुआ 2015, लोन का फाइनल रीपेमेंट हुआ है 2018, तो 2011 से लेके 15 तक आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, 15 से लेके 18 तक भी इंटरेस्ट पे किया होगा। नाउ यहाँ पे सभी इंटरेस्ट है, बट 2011 से लेके 15 के तक, जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, तब तक आपने जितना इंटरेस्ट पे किया ना, इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। इसको बोलता है कैपिटल इन नेचर। ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आपके लिए क्या है, कैपिटल इन नेचर। लेकिन एक बार बिल्डिंग बन के रेडी हो गया, उसके बाद जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो क्या है, रेवेन्यू इन नेचर, वो आपका पीएनएल में आता है। डिस्टिंग्विश समझ में आया कि कौन सा खर्चा पीएनएल में आता है और कौन सा खर्चा मेरे एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, जो कैपिटलाइज्ड होता है। कैपिटलाइज्ड होने का मतलब, हाँ, यानी मोटा मोटी ये समझ में आता है, ऐसा कोई एसेट या ऐसा कोई काम जिसके लिए आपने बोरो लिया है, बट इट विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू डेवलप या फिर टू कंप्लीट। सपोज कोई भी पर्पस के लिए आपने लोन लिया, वो पर्पस को खत्म होने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, तो जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली। एक बार वो, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया, तो बिल्डिंग जब तक नहीं बनता, उसका बोरोइंग पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो किस में जाएगा, बिल्डिंग की कॉस्ट में। एक बार बिल्डिंग बन के रेडी हो गई, उसके बाद में क्या है, उसके बाद क्या कैपिटलाइज करते हैं क्या, फिर तो रेवेन्यू खर्चा है ना। आई बात समझ में। तो ये बिल्डिंग बनने में, इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगा या कब रेवेन्यू मानना है, इस एयर्स का यही पर्पस है। एंड कॉस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो है ही, प्लस ऑल द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर बोरोइंग, जिसमें सीए सर्टिफिकेशन फीस आ सकता है, लॉयर फीस आ सकता है, जेरोक्स का खर्चा आ सकता है, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट आ सकता है, एवरीथिंग दैट इज अ बोरोइंग कॉस्ट। आई बात समझ में। अब बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज्ड होगा, कब रेवेन्यू होगा, इफ आपने बोरोइंग कॉस्ट कोई एक क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए लिया है। क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब होता है ऐसा एसेट्स विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू डेवलप। सपोज आप गए मार्केट में, एक कार खरीदा, पैसा आपके पास नहीं था तो आपने फाइनेंस करवाया, फाइनेंस कंपनी आपसे इंटरेस्ट तो लेगा ना, ठीक है। अब टेल मी, ये जो इंटरेस्ट आप पे करोगे उस कार के ऊपर में, क्या ये कार की कॉस्ट में ऐड होगा या आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू, क्योंकि कार को तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, राइट। लेकिन जो बिल्डिंग का एग्जांपल था उसमें क्या किया था आपने, यस, जब तक बिल्डिंग पुट टू यूज नहीं हुआ था तब तक का इंटरेस्ट आप क्या कर रहे थे, बिल्डिंग की कॉस्ट में, एंड बाकी को नॉर्मल एक्सपेंस मान रहे थे ना। यानी बिल्डिंग इज ए क्वालिफाइंग एसेट्स विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि सपोज एग्रीकल्चर के लिए आपने एक लोन लिया, ठीक है, कल्टीवेशन करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, 6 महीना 8 महीना लगता है सीजन के लिए, तो 6 महीना 8 महीना के लिए भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो उतना इंटरेस्ट क्या होगा, वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा एग्रीकल्चर की। आई बात समझ में। उसके बाद में जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपके लिए रेवेन्यू इन नेचर है। क्वालिफाइंग एसेट समझ में आया। सपोज कोविड का वैक्सीन डेवलप करना है आपको, कोविड का वैक्सीन डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लंबा खर्चा है, तो फंड चाहिएगा, आपने फंड बोरो किया। जब तक कोविड की वैक्सीन बन नहीं जाती तब तक आप जितना कॉस्ट पे कर रहे हो बोरोइंग का, वो सारा कैपिटल इन नेचर है, वो उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट में ही आएगा, वैक्सीन की कॉस्ट में ऐड होगा। वेयर एज एक बार वैक्सीन डेवलप हो गई, उसके बाद में आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो क्या है आपके लिए, वो रेवेन्यू। यानी कोविड का वैक्सीन डेवलप करना इज ए क्वालिफाइंग एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है, ऐसी एसेट्स
which takes substantial period of time to develop. आप मार्केट में गए, BMW के शोरूम में BMW कार लेके आ गए कंपनी में, कहना इससे BMW कार इज अ क्वालिफाइंग एसेट? नहीं, क्योंकि वो तो बनी बनाई है ना। जिस एसेट्स को बनाने में समय लगता है वो तो क्या है, शोरूम से निकाला, बस हमें यूज करना है, हमें बनाना थोड़ी ना है। आई बात समझ में? तो जो एसेट्स को बनाने में समय लगेगा हमें, उसको क्वालिफाइंग एसेट्स बोलते हैं। नॉर्मली क्वालिफाइंग पीरियड होता है 12 महीने से ज्यादा, बट इट कैन बी शॉर्टर पीरियड ऑल्सो। इट कैन बी 6 months, 3 months, 8 months, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एसेट। हर एसेट को बनने में साल भर या उससे ज्यादा लगे जरूरी तो नहीं है। कोई एसेट को बनने में 3 महीना और 4 महीना भी लग सकता है। आई बात समझ में? तो क्वालिफाइंग एसेट्स का यस, क्वालिफाइंग एसेट है तब जब तक वो क्वालिफाइंग एसेट पुट टू यूज नहीं होता या वर्केबल कंडीशन नहीं होता, तब तक का जितना खर्चा आपने किया बोरोइंग के लिए वो सारा उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, बाकी सारा रेवेन्यू इन नेचर होगा। आई बात समझ में? बहुत इजी हो जाता है। मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में मैं एक बिल्डिंग बना रहा था, स्पेसिफिकली बिल्डिंग बनाने के लिए एक लोन लिया, और एक लोन लिया मैंने बैंक से वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब डे टू डे ऑपरेशन के लिए लोन लिया। अब जो मैं वर्किंग कैपिटल के लिए लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहा हूं वो मेरा कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर? रेवेन्यू, बिकॉज डे टू डे एक्सपेंसेस, उसमें मैं कोई एसेट तो डेवलप नहीं कर रहा। लेकिन जो लोन मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए लिया था, जब तक बिल्डिंग पुट टू यूज नहीं होगा, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे वो क्या होगा? बहुत इजी था बाइफर्केट करना। लेकिन सोचो, मैंने बैंक से कॉमन लोन लिया, कुछ पैसा मैं बिल्डिंग बनाने में लगा यूज कर रहा हूं और कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल में, बट इंटरेस्ट तो सेग्रीगेट करके नहीं जाएगा ना बैंक के पास, इंटरेस्ट तो टोटल वैल्यू पे जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करे और कितना रेवेन्यू नेचर का हो, वहां फंसेंगे। सेग्रीगेट करना समझ में आना पड़ेगा, तो वहां मेरा वेटेड एवरेज मेथड लगेगा। ठीक है, हम लोग एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालना सीखेंगे जिससे हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। समझ में आया इस एएस का पर्पस क्या है? अरे तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने लोन जो लिया है बिल्डिंग के लिए कितना यूज किया और हमारे लिए कितना यूज किया उस कंडीशन में। ठीक है, तो इस एएस का पर्पस क्या है? पहले तो समझना कि बोरोइंग क्या होता है, देन टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट, देन टू अंडरस्टैंड द क्वालिफाइंग एसेट्स, उसके बाद में इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस ऑल द खर्चे जो बोरोइंग के लिए हुए उसको हम कैपिटलाइज करें या रेवेन्यू बताएं। कैपिटलाइज का मतलब क्या है? कैपिटल एसेट्स में ऐड हो जाएगा, और रेवेन्यू का मतलब पीएनएल में चार्ज करेंगे। मोटा मोटी यही है ये। सिर्फ एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालना सीखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोन स्पेसिफिक फॉर द क्वालिफाइंग एसेट्स भी हो सकता है और नॉन स्पेसिफिक लोन भी हो सकता है। इफ इट इज अ स्पेसिफिक लोन तो बहुत इजी है टू फाइंड आउट कितना वैल्यू कैपिटलाइज होगा और कितना रेवेन्यू नेचर का है। बट व्हेन लोन इज नॉट स्पेसिफिक, कॉमन लोन है, कॉमन बोरोइंग्स है, तब आपको कैपिटलाइजेशन रेट का जरूरत पड़ेगा। तो एक ही लोन से बहुत सारा काम, हाँ, एक ही लोन से बहुत सारा काम कर रहे हैं। सेकेंडली, टू क्लासिफाई which asset is a qualifying and which asset is not a qualifying, ये एक टास्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, सपोज ट्रैक्टर खरीद रहे हो आप लोग अपने बिजनेस के लिए, ट्रैक्टर क्वालिफाइंग है या नॉन क्वालिफाइंग? नॉन क्वालिफाइंग है, वो तो बना बना आएगा ना। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देख के जज करना है क्या ये एसेट आपके बिजनेस के लिए क्वालिफाइंग है या नॉन क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग कब होगा? जब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा डेवलप होने के लिए। नॉर्मली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है? 12 महीना। कैन इट बी लेसर देन दिस? यस इट कैन बी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एसेट। नेचर ऑफ द एसेट आया समझ में? तो देखो स्टार्ट करता है। इफ ये सारा चीज क्लियर है तो बहुत इजी है ऐसे। बोरोइंग मीन्स अमाउंट टेकन ऑन लोन ईदर फॉर शॉर्ट पीरियड और फॉर लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट टर्म लोन या फिर लॉन्ग टर्म लोन, उसको बोरोइंग बोलता है। कॉस्ट का मतलब क्या? सारा खर्चा जो हमने इनकर किया बोरो करने के लिए। अभी तक आपसे कोई भी पूछता था ना बोरोइंग कॉस्ट, तो तुम लोग बोलते थे 1 लाख का लोन लिया, 10% से इंटरेस्ट देना है, तो 10,000 इज माय बोरोइंग कॉस्ट। ना ना ना, बोरो करने के लिए जो जेरोक्स करवाया डॉक्यूमेंट,
सीए से सर्टिफिकेशन लेके आए, उसको भी फीस देना पड़ा। कभी कभी लॉयर को फीस देना पड़ता है, इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं, उनको भी देना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, वो सारा एवरीथिंग इज अ बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर है? क्लियर? The motive of this is to classify borrowing cost as capital expenditure और कैपिटल हुआ तो हम लोग कहाँ डाल देगा? कॉस्ट में ऐड कर देगा, और रेवेन्यू हुआ तो पीएनएल का डेबिट में चार्ज करेगा। सिंपल सा लॉजिक, इससे इजी एस हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल बेस्ड है ना, चांसेस ज्यादा बनता है इसका। अब बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? जैसे मैंने बोला, जेरोक्स करवाना, सीए का फीस, लॉयर का फीस, वो सारा चीज। इंटरेस्ट तो है ही, इंटरेस्ट जो आपको पे करना है वो तो खर्चा है ही, प्लस उससे रिलेटेड चार्जेस भी। इंटरेस्ट एंड रिलेटेड चार्जेस, एग्जांपल कमिटमेंट चार्जेस। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कमिटमेंट चार्जेस? सीसी लिमिट सुना है? ऑर्गेनाइजेशन को सीसी लिमिट मिलता है, जस्ट लाइक ए बैंक ओवरड्राफ्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक सीसी लिमिट देता है, मतलब इफ उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भी होगा तभी भी उन लोग सीसी को यूज कर सकते हैं, मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं अप टू 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? तो मैं ऐसा बोलूं कि बैंक ने तुम्हारे लिए, तुमको सीसी लिमिट अलॉट किया 50 लाख का, यूज करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जिस दिन तुम यूज करना चाहोगे अप टू 50 लाख, क्या बैंक तुम्हें मना कर सकती है? नहीं कर सकती है, राइट? यानी बैंक को एवरी टाइम तुम्हारे लिए 50 लाख रुपए साइड रखने पड़ते हैं। तुम कभी भी आके मांग सकता है ना कि हमको हमारा बिजनेस का ये ट्रांजेक्शन करना है, यूज नहीं करना इट्स योर चॉइस, बट यूज करोगे तो बैंक को तो देना पड़ेगा ना, बिकॉज बैंक ने क्या बोला? कमिटमेंट दिया है। अब इस कमिटमेंट के ऊपर बैंक तुमसे चार्जेस लेता है, उस कमिटमेंट के लिए बैंक तुमसे नॉमिनल चार्जेस लेता है, जिसको बैंक चार्जेस की तरह आप लोग बुक्स में ट्रीट करते हैं। आई बात समझ में? इसको कमिटमेंट चार्जेस बोलते हैं। हाँ, क्योंकि बैंक का तो पैसा ब्लॉक हो गया ना, बैंक तो वो पैसा किसी और को दे नहीं सकता है। सपोज आज बैंक ने दूसरे कस्टमर को वो पैसा दे दिया और कल तुम चले गए कि नहीं मुझे तो मेरा एक पेमेंट करना है 50 लाख, प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा? तो बैंक को तो करना पड़ेगा ना, राइट? तो ये जो बैंक का जो पैसा ब्लॉक हुआ है, ये सर्विस के लिए बैंक आपसे पैसा लेगा, नॉमिनल फीस लेगा, उस फीस को बोलते हैं हम लोग कमिटमेंट चार्जेस। बेसिकली ओवरड्राफ्ट के केस में, कैश क्रेडिट फैसिलिटी के केस में होता है। क्लियर है? फाइनेंस चार्जेस फॉर एसेट्स एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज। ठीक है? फाइनेंस चार्जेस मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट चार्जेस। जैसे आप लोग फाइनेंस में एक तरह से भाड़े में, लीज पे लेना मतलब भाड़े पे लेना, बट दो तरह का लीज होता है, एक होता है ऑपरेटिंग लीज और एक होता है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज एक ऐसा लीज है, आप एसेट्स को जो भाड़े पे ले रहे हो ना, एट द एंड ऑफ द पीरियड वो एसेट्स के मालिक आप बन जाओगे, या फिर ऑलमोस्ट जो एसेट की कॉस्ट है वो सारा का सारा एज ए रेंट आप पे कर दोगे, तो इनडायरेक्टली एसेट के ऑनर आप बन जाओगे। हाँ, जस्ट लाइक ए हायर परचेज, बट हायर परचेज में ऑप्शन नहीं है, बट लीज मतलब रेंट के केस में ऑप्शन है, इधर इट कैन बी फाइनेंस और ऑपरेटिंग। क्लियर है? तो वहां पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप पे कर रहे हो, दैट इज इंटरेस्ट ही बोला जाता है उसको भी, जिसको हम लोग लीज के टर्म में बोलते हैं फाइनेंस चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज बोलो या फाइनेंस चार्ज बोलो, मीनिंग एक ही है। क्लियर है? अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, मतलब आपने 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इश्यू किया, 10 रुपए का डिस्काउंट, अरे डिस्काउंट का आएगा, तुम्हारे लिए तो खर्चा ही है ये, तो आपने 90 रुपए बोरो करने के लिए वो खर्चा किया है। आई बात समझ में? तो वो भी तुम्हारा कॉस्ट का पार्ट होता है। क्लियर है? अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब जो आपने बोरो किया उसको धीरे धीरे सीए फीस, लॉयर फीस, बहुत सारा सर्टिफिकेशन चाहिए। जब आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लोन मांगने जाती है ना, तो उन लोग सबसे पहले बोलते हैं सीए का सर्टिफिकेट लेके आओ, स्टॉक सर्टिफिकेट लेके आओ, ऑडिट रिपोर्ट लेके आओ। ये सब सर्टिफिकेट करने का भी हम लोग फीस लेता है। ठीक है? डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट कितना रुपीस का लोन लेने वाला है, और प्लस प्लस प्रोजेक्टेड फोरकास्टेड बैलेंस शीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैंक्स क्या करता है, करंट बैलेंस शीट पे रिलाई नहीं करता है, करंट प्लस फ्यूचर का 2-3 साल का डेटा चाहिए, प्रेडिक्शन विद द परफेक्टली बैलेंस्ड रेशियोज। अब ये बिजनेसमैन को तो नहीं आता होगा वो रेशियो को प्लॉट करना, ये तो हम लोग को ही आएगा। रेशियो एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं हायर लेवल में जाके कि कैसे आप प्रोजेक्टेड एंड फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाओगे।
तो इसके लिए आप अपना फीस लेते हैं, बिकॉज आप अपना दिमाग लगाते हैं कि ताकि बैंक को थोड़ा सा भी लूपहोल नहीं मिले कि बैंक मेरा लोन रिजेक्ट कर दे क्लाइंट का। तो आप प्रॉपर्ली बैलेंस शीट को वैसा फ्रेम करके देते हैं, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। क्या चीज नहीं करेगा ना, और थोड़ा बहुत तो अपना सेटिंग रहता है बैंक वालों के साथ, ठीक है, आया समझ में। बट इसी नॉलेज का तो तुम लोग फीस लेते हो, तो वो सब फीस क्या हो गया, वो भी तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होगा। क्लियर है? देन एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। लाइन पढ़ा नहीं समझ में आया, प्लेन रीडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज डिफरेंस? एक्सचेंज मतलब ये एक्सचेंज डिफरेंस वो है क्या, मतलब यस, नहीं, फॉरेन करेंसी जब आप डॉलर्स में मतलब अदर देन इंडियन करेंसी आप ट्रांजेक्शन करते हो, ईयर एंड में तो आपको बुक इंडियन करेंसी में ही करना है ना, और ये फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट होता है, उस फ्लक्चुएशन से आपको गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस। लेकिन कितना तक, टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो इसके ऊपर में एक या दो ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एंड वो आने से डिटो कॉपी पेस्ट आता है विद द चेंज्ड फिगर। आया तो डिटो कॉपी पेस्ट, वो एक ही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है इसके ऊपर में जिसको एकदम अच्छे से करना है। तो इस पॉइंट को फिर से उठाएगा जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर कराऊंगा ना, जब इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब जाके ये लाइन आपको क्लियर होगा कि बोलना क्या चाहता है। यस, क्लियर है? अब देखो बोरोइंग कॉस्ट कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। कैपिटल होगा तो क्या होगा, कॉस्ट, क्वालिफाइंग एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, लेकिन वो कैपिटल तभी होगा जब वो क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए हो। आई बात समझ में? ऐसे तो कार खरीदना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट वो क्वालिफाइंग नहीं है, तो क्वालिफाइंग होगा तभी हम उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। इफ इट इज नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट तो हम लोग उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा, पीएनएल में शो करेगा। आई बात समझ में? द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट इज इनकर्ड फॉर क्वालिफाइंग एसेट। और क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट जो नेसेसरीली टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। एग्जांपल बिल्डिंग, मेडिसिन्स, क्रॉप्स, इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। आई बात समझ में? हाँ, आज की डेट में तो तुम लोग भी क्वालिफाइंग एसेट्स ही हो। इट विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, घर वालों के लिए क्वालिफाइंग एसेट हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर जितना भी खर्चा हो रहा है उन लोग तुम्हें क्वालिफाइंग एसेट समझ के उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। जिस दिन तुम पर से भरोसा उठ जाएगा, फिर जितना भी खर्चा तुम्हारे जीने पे होगा वो सारा उनके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? So, substantial period of time depends upon facts and circumstances of the case. Ordinarily, a period of 12 months or more is considered as substantial period of time. Ordinarily, but it can be lesser than this. Clear? Now see the example of qualifying assets. Aircraft, it takes a period of time to develop. Building, liquor, ऐसे तो है नहीं बस डाला और बन गया. It is a process, use process. ठीक है? डैम्स जो तुम लोग देखते हो, नहर वगैरह जो होता है, किसी नदी को रोकने के लिए जो डैम्स बनाए जाते हैं, ब्रिज, रोड्स, ये सब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है इनको बनने में। तो बेसिक वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, लेकिन जब हम खरीदने जा रहे हैं तो हमारे लिए तो बना बनाया है। तुम क्या रोड खरीदने के लिए रोड पे चलने का लोन लोगे क्या? वो तो नहीं होगा ना। हाँ, तुमने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया कि ये ब्रिज हम बना देगा, अब ब्रिज बनाने के लिए पैसा चाहिए, अब तुम पैसा बोरो किया होगा ना, जब तक ये ब्रिज बन नहीं जाता उस पर ब्याज तो देना पड़ेगा, तो वो तुम्हारे लिए कैपिटल कॉस्ट है। आया समझ में? नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स का एग्जांपल हो गया व्हीकल, बना बनाया मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर्स खरीदने के लिए तुमने पैसा बोरो किया, अब शेयर्स कोई क्वालिफाइंग एसेट्स थोड़ी ना है, वो तो रेडी है, बस इन्वेस्टमेंट, रेडी इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ मशीन्स एक्सेट्रा। समझ में आया क्या यहां तक? पूरा का पूरा गिव योरसेल्फ अनदर 5 मिनट्स और 7 मिनट्स, पूरा रीड करो, वर्डिंग्स टू वर्डिंग्स दिमाग में फ्रेम करो। अभी तक हमने जितना स्टोरी बोला है, देखो स्टोरी फ्रेम हो गया,
और एक बार वापस रिकॉल कर पा रहे हो, कभी एएस नहीं भूलोगे, बिकॉज एएस का स्टोरी स्टार्ट होता है उसके नाम से और वहीं उसका खत्म हो जाता है, दी एंड है। वो क्रिस्टल क्लियर है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कौन सी दुनिया में मेरे को लेके जाएगा, इस वो दुनिया तक आप लोग पहुंच गए तो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको क्लिक हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, गिव योरसेल्फ 5 to 7 मिनट्स और इसको वापस रीड आउट करो। नाउ सी, आपने एक पार्ट लिखा था साइड में कि बोरोइंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड नेट ऑफ टेम्परेरी इनकम। नेट ऑफ टेम्परेरी इनकम का मतलब कि जैसे कि सपोज आपने पैसा बोरो किया बिल्डिंग बनाने के लिए अप्रैल में, ड्यू टू सम रीजन बिल्डिंग बनने का काम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ सितंबर से, और तो ये पैसा तो आपके पास पड़ा ही था। अब हो सकता है ये पैसा बैंक में ही पड़ा है तो इस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, दिस इंटरेस्ट इनकम इज अ टेम्परेरी इनकम। और आपने इस फंड को क्या किया था, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, बिकॉज आपको पता था 5 महीना बाद बिल्डिंग बनना स्टार्ट होगा, 5 महीना पैसा को अपने पास रख के क्या करोगे, पैसा अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, तो बेटर है कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करके आपको इनकम मिला। ठीक है, तो उस इनकम को हम लोग टेम्परेरी इनकम बोलते हैं। वो जो आप टोटल बोरोइंग कॉस्ट निकालेगा उसमें से ये टेम्परेरी इनकम माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में, व्हाट इज टेम्परेरी इनकम? जब आप कोई भी लोन फंड को यूटिलाइज नहीं कर रहा है सर्टेन पीरियड के लिए तो आप क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा या एफडी बना के छोड़ देगा, उससे जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, सच टाइप ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज टेम्परेरी इनकम। ये तुम्हारा मर्जी है भाई, लोन का पैसा है, तुम कहाँ जहां लगाओ, डूब नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इट्स योर विश योर कॉल, खुद का ही लॉस है, वो तो गया ही गया, लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। अब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड इट डिपेंड्स अपॉन यू, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ही हो। नॉर्मल लोन है, तुम्हारा मर्जी भाई उस पैसे का क्या करना है। आई बात समझ में? आगे चले, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? अब देखो, यदि आपका बोरोइंग स्पेसिफिकली फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स है, क्वालिफाइंग एसेट सबको क्लियर है, ऐसी एसेट जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा बनने के लिए, यदि आपने स्पेसिफिकली उसी के लिए लिया है तब तो जितना इंटरेस्ट दे रहे हो आप वो कैपिटलाइज होगा, क्लियर है। बट प्रॉब्लम होता है जनरल लोन में। इफ जनरल लोन में आप पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लोन आपने क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए यूज किया है, देन वेरी गुड। लेकिन इफ आप पता नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए यूज किया, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो कंप्लीट बोरोइंग कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट will charge to P&L account. But if you can identify the amount for which you have utilized in the qualifying assets, आपने कितना अमाउंट क्वालिफाइंग एसेट्स में यूज किया आप पता कर सकते हैं, तब अब आपको क्या करना है, ये भी पता करना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट कॉस्ट तुम्हारा कैपिटलाइज्ड होना चाहिए और कितना P&L में जाएगा, क्लियर? इसके लिए नाउ यू विल कैलकुलेट वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ बोरोइंग। मतलब जो बोरोइंग का नॉर्मल रेट है उससे काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। और कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालता है, जो आपका टोटल जनरल लोन है, जो आपका टोटल जनरल लोन है उस पे जितना आपने इंटरेस्ट दिया, उस पे आपने टोटल इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन डिवाइडेड बाय जनरल लोन इनटू 100। ठीक है, स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं, स्पेसिफिकली जो क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए यूज किया उस अमाउंट पे नहीं कर रहा, हम लोग टोटल बेसिस पे, इवन जो पैसा आपने नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए यूज किया उसका इंटरेस्ट भी कंसिडर कर लेगा। यानी टोटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पे किया डिवाइडेड बाय टोटल जनरल लोन इनटू 100, so you will get the capitalization rate. Now this rate is used to identify the interest to be capitalized on qualifying asset. समझ नहीं आया, चलो करता है एग्जांपल से। देखो
नंबर 2, X Limited begin construction of a new building on 1st of January 2000 X1. It obtained rupees 1 lakh special loan to finance the construction of the building. Can I say this loan is specifically for the qualifying asset? Building is a qualifying asset. तो इस लोन पे जितना इंटरेस्ट देंगे वो तो सीधा बिल्डिंग का कॉस्ट में जाएगा, ठीक है. देन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, तो 1 लाख पे 10%, ये तो सीधा कहां जाने वाला है, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा, बिकॉज ये स्पेसिफिकली फॉर द क्वालिफाइंग एसेट है. द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन, 2 अलग तरह का कंपनी लोन लिया था. नॉर्मल लोन लिया था उसने, एक 5 लाख का और एक 9 लाख का, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% एंड 13%, राइट. अब ये कंपनी के ऊपर है, चाहे तो इसको क्वालिफाइंग के लिए यूज करे, चाहे तो नॉन क्वालिफाइंग के लिए यूज करे. इफ इस पैसे में से हम नहीं पता कर पाते कि कितना क्वालिफाइंग के लिए यूज किया, कितना नॉन क्वालिफाइंग के लिए, तब तो कंप्लीट इंटरेस्ट विल बी चार्ज टू PNL. खर्चा है वो तुम्हारे लिए. बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्वेश्चन को जब आगे बढ़ेंगे कि कितना आपने क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए यूज किया है. देखो जनवरी में आपने कितना 2 लाख रुपए यूज किया था. टोटल 2 लाख रुपए बिल्डिंग बनाने में लगा दिया आपने. द एक्सपेंडिचर दैट वर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वेर एज फॉलोज. जनवरी में 2 लाख का खर्चा कर दिया. तो एक बात बताओ, सबसे पहले 1 लाख रुपए तो स्पेसिफिक लोन वाला यूज किया होगा. इसमें से 1 लाख तो स्पेसिफिक लोन वाला है, बाकी 1 लाख जनरल लोन में से ही लिया होगा ना. अब जनरल लोन में से कौन सा वाला लोन लिया, 5 लाख में से लिया या 9 लाख में से लिया? हाउ कैन यू से दैट? मैं ऐसा बोलूं 9 लाख से लिया, कोई एक जन बोलेगा नहीं भैया 50,000 5 लाख वाला लिया और 50,000 9 लाख वाले में से लिया. ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर देयर, देयर आर मेनी प्रोबेबिलिटीज. ये जो 1 लाख रुपए और बिल्डिंग के लिए लगाया है, ये पैसा आया कहां से? यहीं से तो आया होगा. अब ये दोनों इंटरेस्ट रेट ही अलग अलग है, कौन सा वाला लोन का यूज किया, हाउ कैन यू क्लासिफाई? नहीं कर सकते आप. बस आपको इतना पता है नॉन स्पेसिफिक लोन का 1 लाख रुपए यूज किया आपने. क्लियर है? इसमें कैन आई से 12 मंथ्स का पूरा साल भर का इंटरेस्ट लगेगा. रेट 10%. अरे जो स्पेसिफिक लोन था वो तो बिल्डिंग के लिए था और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. अब बाकी जो 1 लाख यूज किया जनवरी में, उस पे भी 12 महीना का ही इंटरेस्ट लगेगा. लेकिन इंटरेस्ट रेट कौन सा लगाऊं, 11% लगाऊं या 13% लगाऊं? हियर कम्स द वेटेड एवरेज कंसेप्ट. कैसे निकालना है? पहले देखो पूरे साल भर में कितना टोटल इंटरेस्ट पे किया. 5 लाख पे 11% कितना इंटरेस्ट? 55,000 इस पे इंटरेस्ट दिया. अरे चाहे आप कहीं पे भी यूज करो, बैंक को 5 लाख पे 11% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना पूरा साल का. क्लियर है? नेक्स्ट 9 लाख पे 13%. तो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय यू ड्यूरिंग द ईयर? ये टोटल इंटरेस्ट पे किया है. मैं ऐसा बोलूं, टोटल इंटरेस्ट पेड बाय अस ड्यूरिंग द ईयर इज 1,72,000 on a total loan of. तो व्हाट इज माय कैपिटलाइजेशन रेट? ऑन एन एवरेज, एवरेजिंग ही तो करना पड़ेगा ना. जब आपको पता ही नहीं है मैंने कौन से लोन में से पैसा यूज किया, आपको एवरेजिंग करना पड़ेगा. कितना है कैपिटलाइजेशन रेट? 285% अप्रोक्स. परसेंटेज थोड़ा डेसिमल्स है ना, जितना ज्यादा लोगे उतना अच्छा फिगर्स आएगा. ये आया. एक बात बताओ, ये किसी को है प्रॉब्लम कि नहीं निकालना आया? नहीं समझ? सबको वेटेड एवरेज समझ में आया? क्यों निकाला ये लॉजिक समझ में आया? अरे भाई आपको पता नहीं है ना कि जो अलग अलग डिफरेंट रेट का जो लोन है, कौन सा पैसा आपने यूज किया, वही पता चल जाए तो प्रॉब्लम क्या है? फिर तो डायरेक्ट ही निकाल लेते. ये समझ में आया? यानी इस 1 लाख पे तुम्हारा, इस 1 लाख पे क्या होगा?
12.285 से इंटरेस्ट लगेगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स, बिकॉज जनवरी में यूज कर रहे हो ना, तो पूरा 12 महीना का देना होगा। कैलेंडर ईयर है, तो जनवरी में तुम लोन का पैसा यूज करेगा तो जनवरी से लेके ईयर एंड तक का ही तो लोन का इंटरेस्ट देना होगा, तो पूरा 12 महीना पे तो ब्याज देगा। हाँ, ईयर एंड में। क्लियर है? हाँ, एक ईयर में वेटेड एवरेज रेट से आपने कितना परसेंटेज से इंटरेस्ट दिया वो निकाल दिया। यही, हाँ, मैक्सिमम तो यही इंटरेस्ट दिया है। समझ में आया? नेक्स्ट, आपने 2,50,000 यूज किया। ये कहां से यूज किया होगा? जनरल लोन में से। अब कहां से किया पता नहीं है, बट कैपिटलाइजेशन रेट तो पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12.285% इनटू कितना महीना के लिए? 9 महीना। बिकॉज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। बिकॉज क्वेश्चन कैलेंडर ईयर पे है। तो पहले 2 लाख स्पेशल लोन से लेता, फिर आगे कैपिटलाइजेशन रेट से काम आता। ऑब्वियस सा बात है, यदि तुमने स्पेसिफिक लोन कोई चीज के लिए ले रखा है, तुम तो पहले उसी को यूज करेगा ना। सपोज आपके पास एजुकेशन लोन है, पहले वो एग्जॉस्ट होगा, उसके बाद तो तुम वो शॉर्ट पड़ जाएगा, तभी तो तुम नॉर्मल लोन का तरफ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या होगा? 4.5 लाख पे एंड 1,20,000 पे। टोटल मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज होना चाहिए? टोटल इंटरेस्ट। इस तरीके से निकाला होगा। पहले कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लिया, इसमें डाउट? उसके बाद आपने क्या किया? हर एक का पहला जो 1 लाख यूज किया वो तो स्पेशल लोन पे यूज किया, उसपे तो 10% लगेगा। लेकिन जो बाकी 1 लाख का था उसपे तो 12.285, मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, 5-7% डेसिमल ज्यादा ले लिया, तो आपने कम लिया होगा, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपका थोड़ा अलग होगा। हाँ ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन का है, वो कोई बात नहीं। 741 किसी का 8 का अंदर आए, 9 का अंदर आए, वो मतलब ठीक है, करेक्ट है वो। यानी इतना टोटल इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो फॉर बिल्डिंग, राइट? तो बिल्डिंग का कॉस्ट में टोटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पे किया? टोटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पे किया? 1,82,000। अरे 1,72,000 तो जनरल लोन पे किया, 10,000 स्पेशल लोन में भी तो पे किया आपने, तो टोटल आपने 182 पे किया। इसमें से कितना कैपिटलाइज्ड होगा? 74,193, और बाकी कहां जाएगा? पीएनएल। जो कैपिटलाइज्ड होगा उसका एंट्री क्या होगा? कैपिटलाइज्ड होगा, एक्सपेंसेस है। जब आपने ये इंटरेस्ट पे किया होगा तो जर्नल एंट्री क्या किया? मर जाओ। 182 ये किया आपने। अभी इस इंटरेस्ट को क्लोज करना है। कुछ पैसा तो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज्ड होगा, मतलब बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और कुछ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आया समझ में? बिल्डिंग में कितना? 1,72,000 था, और जो स्पेसिफिक लोन है वो भी तो बैंक को पे किया होगा ना। समझा नहीं?
हाँ, वन 1 ईयर क्यों लिखा? बात तो एक ही, 1 साल पे ही निकालना है जो कुछ करना है, वो 1 साल पे ही होगा। यहाँ पे कितना आया? 107। अरे भाई, बिल्डिंग बनने तक जितना भी तुम बिल्डिंग से रिलेटेड पैसा यूज किया है, उस पे जो तुम ब्याज दे रहा है वो तो कैपिटलाइज्ड ही होगा ना। देखो दर्शन, आपका बिल्डिंग बन रहा है 31 दिसंबर तक, तो उस 31 दिसंबर तक आप जितना भी इंटरेस्ट दोगे, जितना पैसा यूज किया है, वो तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा ना। आया समझ में? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को भी डाउट? एंड जर्नल हमने यही किया, बिल्डिंग टू बैंक। अब बिल्डिंग टू बैंक ऐसे, बिल्डिंग में टोटल खर्चा हो चुका है कितना? 10,20,000 का तो हो ही चुका है ना। सॉरी, बिल्डिंग पे देखो कितना खर्चा हो चुका, इतना 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 इतना, टोटल करेंगे तो कितना खर्चा हो गया? 10,20,000 का बिल्डिंग में खर्चा कर दिया, प्लस इंटरेस्ट जो दिया वो भी तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। तो कितना? 10,20,000 का कॉस्ट लगा चुके हो, 74,193 इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड होगा, तो बिल्डिंग टू बैंक, और बाकी तुम्हारा पीएनएल टू बैंक बचा हुआ जो वैल्यू है। मतलब और एक एंट्री करना चाहो, बात एक ही है, कंबाइन कर दिया एक साथ। हाँ, अलग अलग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चीज? तो स्पेसिफिक लोन पे ना। समझ में आया? जर्नल देखो, चाहिए तो थोड़ा ब्रेक कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा क्या बंद कर दिया? पुण्य काम किया है, दुआ मिलेगा तुमको, पहला आइटम में क्लियर हो जाएगा तुम। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पे किया टोटल? 82,000, जिसमें से कुछ तो आपने बिल्डिंग में ऐड कर दिया, ठीक है? तो ये थोड़ा सा और बाकी बचा हुआ इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा? कितना रह गया था? 107। समझ में आया? तो करो इसको फटाफट। See another question. Question number 1. PRM Limited obtained a bank loan for rupees 50 lakh on 30th of April 2000x1. It was utilized as follows. इस 50 लाख को उसने कैसे यूटिलाइज किया? For construction of a shed 50 lakh, purchase of a machinery 40, working capital 20, advance for purchase of truck 10. Construction of shed was completed in March X2. The machinery was installed on the date of acquisition. Delivery of truck was not received. Total interest charged by the bank for the year ending 31st of March was rupees 18 lakh. Show the treatment of interest. बताइए इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? अब एक बात बताओ,
अपेरेंटली रीड करके कुछ, मेरे को तो ऐसे लगता है आपको ऐसे दिमाग में जाना चाहिए था कि सर 50 लाख का तो लोन है और 50 लाख का शेड बनाया, तो सारा तो यूज ही कर लिया होगा ना। हाँ, अरे जरूरी थोड़ी ना है कि सारा पैसा इसी में से यूज किया है। कुछ अमाउंट यूज किया है, कुछ अमाउंट यहाँ यूज किया, कुछ यहाँ यूज किया, कुछ यहाँ यूज किया है ना, राइट। बट इसमें से आपको बताना क्या, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपका टोटल 18 लाख का इंटरेस्ट है, कितना इसके लिए, कितना इसके लिए और कितना इसके लिए, कितना इसके लिए पे किया, कैसे निकालेगा? प्रोपोर्शनेट। यहाँ कैपिटलाइजेशन क्या करोगे, 18 लाख डिवाइडेड बाय 50, परसेंटेज 36%। टोटल पे ना, अरे 18 लाख टोटल इंटरेस्ट पे किया, टोटल लोन 50 लाख, जनरल लोन क्या क्या व्हाट, 40, 20, 10, 50 टोटल होगा ना। अरे वो 50 लाख रुपए वाला है। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे बाबा? बाकी रुपया है, उनके पास पैसा नहीं होता है क्या, सिर्फ लोन ही लेता है। समझ में, ठीक है। अरे खुद का पैसा भी तो हो सकता है उसके पास, कोई दूसरा चीज का भी हो सकता है। जरूरी सारा का सारा 50 लाख खत्म हो गया मतलब बाकी काम ही नहीं होगा? अरे ये प्रोपोर्शनेटली यूज किया। अब मेरी बात सुनो, आप कैपिटलाइजेशन रेट कब निकालते हैं? जब आपके पास में जनरल लोन हो और अलग अलग रेट्स का हो, तब जरूरत है। यहां मैं ऐसा बोलूं कि टोटल 50 लाख तुमने 4 काम के लिए यूज किया, टोटल 50 लाख यूटिलाइज फॉर 4 वर्क, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, एक मशीनरी खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए एंड परचेज ऑफ ट्रक के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज किया। इस चारों काम के लिए टोटल आपने इंटरेस्ट पे किया 18 लाख। तो कहना इसे इन द रेशियो 18 लाख को, 18 लाख जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है वो 5:4:2:1 में बांट सकते हैं। ये वाला कि ये जो मतलब वो लोग का यूज कर रहा है, भी प्रोपोर्शनेटली यूज कर रहा है। हाँ, अरे कुछ भी तो नहीं पता आपको पहले कहाँ यूज किया, किधर यूज किया, तो हम ये मानेंगे इस 50 लाख को प्रोपोर्शन में यूज किया है इन 5:4:2:1। तो 18 लाख को आप कैसे बांटोगे? 18 लाख डिवाइडेड बाई 120, 18 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 50, यानी 7.5 लाख कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड के लिए, राइट। एंड बाकी दूसरा के लिए। अब बाकी अलग करना क्यों है, क्यों अलग करना ये समझो। कोई भी इंटरेस्ट को दो ही ट्रीटमेंट होगा, इधर कैपिटलाइज्ड और पीएनएल, ठीक है। कैपिटलाइज कब करते हैं? व्हेन इट इज फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स। तो जब आपने, ये सारी एसेट्स है, कुछ वर्किंग कैपिटल है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें से क्वालिफाइंग एसेट्स कौन सी और कौन सी क्वालिफाइंग नहीं है। तो पहले ये बताओ इसमें से कौन सा क्वालिफाइंग है और कौन सा नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड इज ए क्वालिफाइंग एसेट, कंस्ट्रक्शन करने में समय लगेगा। मशीनरी नॉन क्वालिफाइंग, वर्किंग कैपिटल ट्रक। इसका मतलब आउट ऑफ 18 लाख 7.5 lakh will be capitalized, whereas the remaining interest will be charged to PNL. Proportionate 5:4:2:1 में कैसे निकाला? 18 लाख डिवाइडेड बाई 120 लाख इंटू 50 लाख, टोटल 120 है ना। ये आया समझ में? तो यानी आपसे ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, टोटल इंटरेस्ट पेड 18 लाख, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 120 into 50, बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड इज ओनली द क्वालिफाइंग एसेट। बाकी आपके लिए क्या है? नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स है। तो बाकी जितना भी इंटरेस्ट पे किया वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में। समझे आप? हाँ पूछो। उसमें सारे सारे इंक्लूड है या नहीं?
नहीं, हाँ अकाउंटिंग पूछता तो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होता आपसे 57.5 लाख से। 50 लाख तो खर्चा किया और 7.5 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया। आई बात समझ में? क्लियर है? फटाफट इस क्वेश्चन को भी करेंगे अपन। ठीक है, सबसे हो गया। नाउ सी सीसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब सीज, किस दिन से आप लोग बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर दोगे? किस दिन से? जब वो पुट टू यूज या वर्केबल कंडीशन में आ जाए, कंप्लीट हो जाएगा तब। कैपिटलाइजेशन सीजेस व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज इज कंप्लीट। बहुत लॉजिकल था, बेचारे ने भी यही सोचा कि कब बंद करेगा कैपिटलाइज करना, तो उसने यही बात एएस में लिख दिया। एंड ये लॉजिक आपको भी कनेक्ट कर पा रहे हो, एएस 10 में आपने पढ़ा है ऑलरेडी, राइट? तो कब सीज हो जाता है? जिस दिन आपका पर्पस खत्म, यानी बिल्डिंग बन गया, उस दिन से कैपिटलाइज नहीं होगा। उस दिन से आपके लिए जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? एक तो क्वेश्चन देखता है, उसके बाद में जो फॉरेन करेंसी वाला एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का पॉइंट था उस पर डिस्कशन करेगा। देखो नंबर 3, the company has obtained institutional term loan of rupees 580 lakh for modernization and renovation of its plant and machinery. Plant and machinery acquired under the modernization scheme and installation complete on 31st of March X2 amounted to rupees 406 lakh. Rupees 58 lakh has been advanced to supplier for additional asset and the balance loan of this has been utilized for working capital purpose. मतलब टोटल 580 लाख का लोन लिया, 580 लाख में 406 लाख तो तुमने क्या किया? मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में यूज कर लिया। उस बाकी बचा 174, उसमें से तुमने क्या किया? 58 लाख एक नया एसेट खरीदने के लिए यूज कर लिया। बैलेंस 116 लाख आपने क्या किया? वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर लिया। क्लियर है? तो यानी 3 जगह आपने पैसे को यूज किया, एक तो मॉडर्नाइजेशन और एक नया एसेट और एक वर्किंग कैपिटल। कैन यू टेल मी इन तीनों में से आपका कौन सा क्वालिफाइंग एसेट है और कौन सा नॉन क्वालिफाइंग एसेट है? मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन के अंदर में एक चीज ध्यान रखना, जब आप ऐसा टाइप का स्कीम करता है, जितना भी आप एसेट्स बना रहा है इट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, यानी वो आपके टर्म हिसाब से ही मॉडिफाइड हो रहता है, तो उसको बनाने में समय लगता है। जैसे कि एम्बुलेंस जो होता है वो स्पेसिफिकली डिजाइंड होता है, फिर आप कोई दूसरे पर्पस के लिए उसको यूज नहीं कर सकता है, ठीक है? तो वो आपका क्वालिफाइंग एसेट्स का डेफिनेशन में आ जाता है, क्योंकि उसको समय लगता है बनाने में, राइट? तो यहाँ पे जितना भी है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी जो मॉडर्नाइजेशन के लिए आपने 406 लाख यूज किया, इवन 58 लाख हैज बीन एडवांस टू सप्लायर फॉर एडिशनल एसेट। वैसे ही वही प्लांट एंड मशीनरी मतलब मॉडर्नाइजेशन स्कीम के अंदर में, तो मॉडर्नाइजेशन स्कीम के अंदर जो काम हुआ और जो नया एसेट्स आ रहा है ये भी तो आपके लिए क्या हो गया? क्वालिफाइंग एसेट्स। सिर्फ वर्किंग कैपिटल जो है वो आपके लिए क्या है? नॉन क्वालिफाइंग एसेट। समझ में आया? समझ में आया? एडिशनल एसेट्स, ये जो एडिशनल एसेट्स आप जो खरीद रहे हो, ये एजम्पशन लिया जा रहा है कि ये मॉडर्नाइजेशन स्कीम के अंडर ही है। और मॉडर्नाइजेशन स्कीम का मतलब होता है आप अपने स्पेशल, क्या चीज? नहीं, कुछ नहीं किया। ये जो आपने एडिशनल एसेट्स खरीदा है, एडवांस जो दिया है, ये एजम्पशन के बेसिस पे फ्लो ऑफ द क्वेश्चन कि आपका मॉडर्नाइजेशन स्कीम है, लेकिन आप ये मानोगे कि आपका मॉडर्नाइजेशन स्कीम नहीं, नॉर्मल एसेट है जो बना बनाया तुमको मिलेगा, उसके लिए एडवांस दिया है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। तो इसको हम लोग नॉर्मल, इस पे जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगा दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो नोट लिख देगा अपन, वो नोट लिख देगा। लेकिन ये तो श्योर है ना 406 लाख जो यूज हुआ है वो तो क्वालिफाइंग एसेट्स है। आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया है 52.20 लाख ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है?
ऑन द एंटायर इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ऑफ 580 लाख। तो बताओ कैसे क्या करना चाहिए अपने को? 2.2 divided by 5 into कितना कैपिटलाइज्ड होगा और कितना पीएनएल में जाएगा ये बताओ। 41 लाख 76,000 होगा, वो होगा 36.5 क्या बोल रहे हो? जाएगा। यस करेक्ट, एजम्पशन है वो, एज्यूम्ड। इफ आप ये एज्यूम करोगे कि ये जो एडिशनल एसेट आप खरीद रहे हो वो मॉडर्नाइजेशन स्कीम में नहीं है, देन इट इज नॉट ए नॉन क्वालिफाइंग एसेट, इट इज अ नॉन क्वालिफाइंग एसेट। तो उसका तो जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगा पीएनएल में जाएगा। तो मेरा तो सिर्फ एक ही क्वालिफाइंग एसेट हुआ। मेरा क्वालिफाइंग एसेट्स कितना रुपए का हुआ? 406 लाख। ठीक है, अब कितना इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज्ड होना चाहिए? बाकी लोग का 36.54 लाख आया क्या? कैसे निकाला 36.54 लाख? 52.20 डिवाइडेड बाई इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लिया, फिर 400 लाख पे लगा दिया, बात एक ही है। ऐसे भी करोगे तो ये आ रहा है 36 तो ये आपका कैपिटलाइज्ड होगा अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम, यानी आउट ऑफ 52.20 लाख इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड होगा कितना? बाकी पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम में बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप अपना एजम्पशंस लिख के आना। कोई यदि एडिशनल एसेट्स को क्वालिफाइंग एसेट्स माना तो एजम्पशन लिख के आना कि हम लोगों ने इसको मॉडर्नाइजेशन स्कीम के अंदर ही कंसिडर किया है। बट यदि इसको नॉन क्वालिफाइंग मानेगा तो वो भी लिख के आना, इट इज अज्यूम दैट इट इज दिस एसेट इज सेपरेट फ्रॉम द मॉडर्नाइजेशन स्कीम। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? लिया नहीं, यूज किया। उसमें से नहीं बाबा, क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ता है। क्वेश्चन है ना, तुम इधर से क्यों पढ़ता है? उधर से पढ़ो। तो स्क्रीन से पढ़ेगा तो प्रॉपर्ली नहीं, खुद का बुक से पढ़ो तो लैंग्वेज कैसे चल रहा है। बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो। इसमें लिखना क्या है? रेट निकाल के बस दिखा दे कितना। हाँ, इसमें ये बताना है जो मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए जो 406 लाख किया है, इट्स क्वालिफाइंग एसेट्स। मतलब आप क्या करो, पर्पस बना लो एक। हाँ हाँ कर सकता है, थोड़ा सा एस को एक्सप्लेन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्पस किसके लिए यूज किया? मॉडर्नाइजेशन स्कीम। और एक क्या था? एडवांस टू सप्लायर। फिर एक है वर्किंग कैपिटल। नेचर, ये मेरा क्वालिफाइंग एसेट है। नॉन क्वालिफाइंग एसेट। इंटरेस्ट to be $52.20 divided by 580 into 406 equals to 54। कॉलम आएगा ना। इंटरेस्ट टू बी एक आ जाएगा, इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू पीएनएल।
पीएल में कितना कर देगा? दोनों का अलग अलग बता दो। इसका इतना 2 माइनस माइनस बस एग्जाम में क्या लिखेंगे? It is assumed that advance given to supplier for additional asset is not covered under modernization scheme. If it was assumed that all the plant and machinery under modernization scheme will not take substantial period of time, then complete interest cost would have been charged to profit and loss account. Is it clear? यहां तक कोई शक, कोई डाउट? कोई दुख, दुविधा, दुख दर्द ये 16 को करने में अभी तक है क्या? इसको दुख बोलता है, इजी है। हाँ, पहले वाला गलत। हाँ, ब्राउन करता। हाँ, ये वाला जिसका जिस पे कमांड आ गया उसके लिए वही अच्छा, जिसका नहीं आया उसको करो, करेंगे। अब तो ये मेरा भी था। हाँ समझ गया। तो वो एडमिन 4 को दिया था। अच्छा ये वापस लाओ। पड़ोसी लिखा क्या? हो रहा है। सुना नहीं।
ब्रेकअप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबका हो गया ये लिखना। देखो नंबर 4, Take Limited has borrowed 30 lakh from State Bank of India during the financial year X1 X2. The borrowings are used to invest in shares of Give Limited. शेयर्स में पैसा लगाया बोरो करके। A subsidiary company of Take Limited, जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है, which is implementing a new project estimated at cost of 50 लाख। अब क्या किया, आई एम अ कंपनी, मैंने 30 लाख बोरो किया, मैंने क्या किया, मेरी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए 30 लाख के, और ये पैसा उसके पास चला गया। वो कंपनी क्या कर रही है, एक प्रोजेक्ट बना रही है, कोई बिल्डिंग कुछ भी बना रही होगी जिसका खर्चा लगेगा 50 लाख। एज ऑन 31 मार्च 2000 since the said project was not complete, the directors of Take Limited, यानी हाँ मैं रिजॉल्व करता हूँ, ये सोचता हूँ, बोलता हूँ, टू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट accruing on borrowing amount to rupees 4 lakh and add it to the cost of investment. Comment, मतलब 30 लाख पे मैंने पूरे साल भर 4 लाख का इंटरेस्ट दिया। मैं बोल रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए कि ये 4 लाख को उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देना चाहिए। आपसे कमेंट मांगा है, क्या ये सही है या नहीं है। फिर से सिनेरियो बता रहा हूं, आई एम अ कंपनी टेक लिमिटेड, ठीक है, मैं उसका डायरेक्टर हूं। मैंने क्या किया, एक पैसा बोरो किया बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 30 लाख का लोन लिया। उस पैसे से मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब वो पैसा सब्सिडरी कंपनी के पास है, सब्सिडरी कंपनी एक प्रोजेक्ट बना रही है, बिल्डिंग या कुछ बन रहा है वहां पे, उसमें उसने ये पैसा यूज किया। तो मेरा कहना है, तो जो लोन मैंने एसबीआई से लिया उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ये उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दो। यस, अरे मैंने तो क्या किया, मैंने तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया है ना। अब वो उस पैसे से कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना। मैं तो अपने बिजनेस के अंदर में इंटरेस्ट पे कर रहा हूं ना। अरे मेरी सब्सिडरी कंपनी, और मैं माना वैसे एक ही है, लेकिन वैसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग अलग कंपनीज है ना, राइट। तो क्या कमेंट करोगे। As per AS 16, borrowing cost is capitalized when it is incurred for a qualifying asset. Repeat. As per AS 16 borrowing cost, as per AS 16 borrowing cost, borrowing cost is capitalized only when it is incurred for qualifying asset. Borrowing cost is capitalized, क्या बोला मैंने, is capitalized only when it is incurred for qualifying asset. Next line, yeah, next para. Qualifying asset means an asset which takes substantial period of time for its development. Qualifying assets means assets which takes a substantial period of time for its development. In the given case, next line. In the given case, investment in shares of Give Limited, in the given case, investment in shares of Give Limited by Take Limited is not a qualifying asset. Next line. Hence,
the decision of directors, hence the decision of directors of Take Limited, hence the decision of directors of Take Limited to capitalize the interest of rupees 4 lakh is not correct, comma, it should have been, yeah, it should be charged to profit and loss account. This way you should write a Statement of answer. ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर? छोटा सा चीज था, बट थोड़ा सा ब्रेक कर करके प्रेजेंट करोगे, ऑटोमेटिक लेंथ भी बढ़ जाएगा, चेकर को लगेगा भी अच्छा, और उसको लगेगा कि आपने नॉलेज पूरा है, हर चीज को आपने समझाया है। आया बात समझ में? क्लियर है ये चीज? अभी देखो, एक कंसेप्ट हम लोग छोड़ के आया था, दैट वाज फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। क्या था वो कंसेप्ट? देखो, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग बोरो करता है फॉरेन करेंसी में। क्या करता है? फॉरेन करेंसी में बोरो करता है, ठीक है? अरे खराब हो जाएगा, बार बार एक में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार ऑन ऑफ करोगे। हाँ, अभी तो ऐसे ठीक है, अब सुनो मेरी बात। It is not necessary that every time we borrow money in the Indian currency. If आपको इंटरेस्ट रेट फॉरेन करेंसी बोरोइंग में कम लग रहा है तो आप फॉरेन करेंसी से बोरो कर सकता है, ठीक है? इफ आपको लगता है इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है बोरो पे, तो आप क्या करेगा? फॉरेन करेंसी में बोरोइंग करेगा। आपने सपोज एक बिल्डिंग बनाने के लिए फॉरेन करेंसी से बोरो कर लिया, ठीक है? अब उस पर इंटरेस्ट तो देना होगा, एक्चुअल इंटरेस्ट जितना बनता है, चलो वो तो पे करेगा, लेकिन वो पे कर दिया, ईयर एंड में आपका एज पर AS 11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, हम लोग क्या करते हैं ईयर एंड में हमारे करंट एसेट्स एज वेल एज नॉन करंट एसेट्स को, इवन लायबिलिटीज को भी वैल्यू करता है एट एज पर द फ्लक्चुएशन। इफ आपका मार्केट रेट, जैसे कि सपोज आपने जब ट्रांजेक्शन किया था उस टाइम डॉलर का रेट था $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज, ईयर एंड में रेट हो गया $1 इज इक्वल्स टू 82, मतलब फ्यूचर में आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, 2 रुपए महंगा हो चुका है ना, तो वो लायबिलिटी आपको बुक करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज लॉस। आई बात समझ में? तो सबसे पहले देखो, आपने जो फॉरेन करेंसी में बोरो किया उस पर तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, जितना भी बोरो किया उस पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हो आप, पहले वो देख लो, राइट? सेकेंडली, एक्सचेंज डिफरेंस में कितना नुकसान हो रहा है, एक्सचेंज डिफरेंस में आपका कितना लॉस हो रहा है। देखो, जो इंटरेस्ट एक्चुअल में पे किया है वो तो बोरोइंग कॉस्ट है ही, प्रॉब्लम किस पे है? एक्सचेंज डिफरेंस में, क्योंकि वो भी आपका बोरो करने की वजह से, आपने फॉरेन करेंसी में बोरो किया, इसी की वजह से तो आपको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कैपिटलाइज करे या नहीं करे, या कितना कैपिटलाइज करे, यही मुद्दा है ईयर 16 का। क्लियर है? तो आपने जो एक्चुअल इंटरेस्ट दिया वो तो होगा ही होगा, क्लियर है? उतना तो चलो कम से कम करना ही है अपने को। अब जो एक्सचेंज डिफरेंस लॉस हो रहा है आपका, वो पूरा का पूरा कैपिटलाइज करे या नहीं करे वो डिसाइड करना है। तो एएस क्या बोलता है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा, इफ सिमिलर अमाउंट ऑफ बोरोइंग आपने इंडिया में बोरो किया होता, जो अमाउंट ऑफ बोरोइंग आप फॉरेन से कर रहे हो, इफ वही अमाउंट ऑफ बोरोइंग आपने इंडिया में किया होता, तो इंडिया में आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? एक एक्स अमाउंट। बोलता है मैक्सिमम उससे ज्यादा हम आपको कैपिटलाइज करने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप फॉरेन से बोरो करके ला रहे हो। सपोज आपने 1 करोड़ का बोरोइंग किया बाहर से, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो आपने कितना इंटरेस्ट दिया होगा?
कोई भी वैल्यू हो, 1 करोड़ पे 8%, 8 लाख का आपने इंटरेस्ट दिया होगा, 8 लाख का इंटरेस्ट दिया 8% से। एक्सचेंज डिफरेंस टुवर्ड्स प्रिंसिपल, 1 करोड़ का लोन आपका बन गया, सपोज महंगा हो गया डॉलर। अब जब आप रीपे करोगे उसको 1 करोड़ 10 लाख रीपे करना पड़ेगा, तो 10 लाख रुपए, 10 लाख का ये भी आपके लिए नुकसान है बोरो करने की वजह से। तो आपको ऐसे लगेगा 10 लाख प्लस 8 लाख 18 लाख को कैपिटलाइज कर देता है। कैपिटलाइज करने से फायदा क्या होगा पता है? कैपिटलाइजेशन और नॉन कैपिटलाइजेशन में डिफरेंस समझना। जब आप कैपिटलाइज करते हो तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, फिर धीरे धीरे डेप्रिशिएट होता है, यानी एक पर्टिकुलर ईयर में सारा का सारा पीएनएल में चार्ज नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हो। इससे बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा दिखता है ना। यदि सारा खर्चा एक साथ पीएनएल में मार दोगे तो प्रॉफिट अचानक से कम हो जाएगा, तो इन्वेस्टर्स का और मार्केट में जो आपका शेयर प्राइस है वो भी तो ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कैपिटलाइज करने का, ताकि इससे खर्चा धीरे धीरे पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट भी तो धीरे धीरे कम होगा। यही लॉजिक है कैपिटलाइज करने का। क्लियर है? तो लॉ क्या बोलता है, एएस क्या बोलता है कि आपका जो ये एक्स्ट्रा 10 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस है ना, ये पूरा का पूरा हम आपको कैपिटलाइज करने नहीं देंगे। पहले आप चेक करो कि इफ आपको मैक्सिमम कितना देंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉरेन करेंसी पे इंटरेस्ट दिया 8 लाख, एक्सचेंज लॉस हो रहा है 10 लाख का, तो टोटल आप चाहते हो 18 लाख का कैपिटलाइज करना। बट एएस क्या बोलता है पता है? सेम अमाउंट ऑफ लोन आपने इंडिया में लिया होता तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ता, उतना ही मैक्सिमम कैपिटलाइज्ड होगा, बाकी आप पीएनएल में चार्ज करो। ठीक है? अब सपोज 1 करोड़ का अमाउंट मैंने इंडिया में बोरो किया होता, इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो इंटरेस्ट कितना देता मैं? 12 लाख। वही मेरा कैपिटलाइज होता। इंडिया में तो एक्सचेंज डिफरेंस नहीं होता ना, मैं इंडियन हूं, इंडियन करेंसी में बोरो कर रहा हूं, तो कोई एक्सचेंज डिफरेंस नहीं। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज्ड होता? अभी हम कितना मांग रहे हैं? 18। तो लॉ क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्ट कर देगा मुझे 12 लाख, 6 लाख रुपए पीएनएल। अब कौन सा 6 लाख आपका? देखो फिर से एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, सुन। 1 करोड़ का फॉरेन करेंसी लोन लिया, उस पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने कितना 8 लाख का इंटरेस्ट दे दिया, एक्चुअल इंटरेस्ट। देन ईयर एंड में डॉलर महंगा हो गया, तो आपका लोन वैल्यू बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। जब डॉलर महंगा होगा तो आपको चुकाना ज्यादा पड़ेगा। तो सपोज 1 करोड़ का जगह अब आपको 1 करोड़ 10 लाख नेक्स्ट ईयर पे करना है, तो 10 लाख का एक्सचेंज लॉस हो गया। ठीक है? अब 8 लाख जो इंटरेस्ट दिया वो तो ऑब्वियसली हम कैपिटलाइज करेंगे। सेम अमाउंट ऑफ लोन आपने इंडिया में लिया होता तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो इंटरेस्ट लगता 12 लाख, राइट? तो मैक्सिमम आपको कितना कैपिटलाइज करने दे रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम कितना? डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग। तो लोकल करेंसी बोरोइंग में कितना? 12 लाख, और फॉरेन करेंसी में तो डिफरेंस कितना? 4 लाख का डिफरेंस हुआ मेरा। तो और 4 लाख ही कैपिटलाइज कर सकते हैं। अरे 12 लाख से ज्यादा तो कैपिटलाइज कर ही नहीं पाओगे ना। जितना इंडिया में आप लोन लेते उस पे जो इंटरेस्ट बनता है बस मैक्सिमम उतना ही आप कैपिटलाइज कर सकते हो। क्लियर? तो इंडिया में लोन लिया मैंने, 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो मैं मैक्सिमम 12 लाख कैपिटलाइज कर सकता हूं। एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया 8 लाख, ये तो मैं कैपिटलाइज करूंगा ही। अब ये जो एक्सचेंज डिफरेंस में 10 लाख का जो लॉस है ना, इसमें से 4 लाख कैपिटलाइज्ड हो जाएगा और 6 लाख पीएनएल में जाएगा। आया समझ में कंसेप्ट एक्सचेंज डिफरेंस का? बेसिकली जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो तो आपका कैपिटलाइज्ड होता ही है, बट प्रॉब्लम है एक्सचेंज डिफरेंस लॉस पे। जितना एक्सचेंज लॉस है वो पूरा का पूरा कैपिटलाइज्ड हो जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम आपका कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड हो सकता है। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? एक प्रिंसिपल का है और एक इंटरेस्ट का। एक्सचेंज और जो सेकंड है वो इंटरेस्ट का है। हाँ इंटरेस्ट का है।
तो यानी मैक्स विच एवर इज लोअर 4 लाख। तो टोटल कितना कैपिटलाइज करने को मिला हम लोग को? 12 ही मिला ना, बल्कि नुकसान कितना हुआ? 18 लाख का। तो मतलब बाकी 6 लाख कहां जाएगा? पीएनएल में। मान लो टुकनी कैसा है रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आता है तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। समझ में आया? विद द एग्जांपल समझते हैं। हाँ राइट, यही वाला 5th वाला पॉइंट था जो हमने छोड़ा था। नोट पढ़ना, द एक्सचेंज डिफरेंस ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एट ईयर एंड is higher than the difference between local currency borrowing and foreign currency borrowing. Higher ही था. Then difference higher amount will be treated as per AS 11. AS पर AS 11 क्या बोलता है पता है? PNL में चार्ज कर। तो वही है, AS 11 में वही बोलता है, इसको अलाउड, बीमार है। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? इसी कंसेप्ट को एग्जांपल के साथ मेरे को बताओ, इसमें कितना मैक्सिमम कैपिटलाइज्ड होगा। दिस इज योर एग्जांपल। कितना कैपिटलाइज करोगे और कितना पीएनएल में चार्ज करोगे, आप सेल्फ कैलकुलेट करो, फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा लिसन टू मी, जिसने ट्राई किया वेरी गुड। क्या चीज? 54,000। मुझे ये बताओ कैपिटलाइज कितना होगा और कितना पीएनएल में? नहीं, गलत। अब सुनो फिर से कंसेप्ट, जिससे नहीं हुआ। पहला बात, आपने लोन लिया 1 अप्रैल को। जिस दिन लोन लिया उस दिन डॉलर का रेट था 45। तो कहना ही से आपने लोन लिया है कितना रुपीस का? 10,000 डॉलर आया आपके पास। अब इंडिया में भाई डॉलर तो नहीं चलेगा ना, इमीडिएटली बैंक में जाके कन्वर्ट कराएगा। तो इंटू 45 आपके पास कितना रुपए का लोन ले लिया? 4.5 लाख। ठीक है, यही लोन आपने इंडिया में लिया होता तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? 11%। यानी मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन इस वैल्यू से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, पहला केस। सेकेंडली, एक्चुअल इंटरेस्ट आप कितना पे कर रहे हो? एक्चुअल इंटरेस्ट 10,000 डॉलर ईयर एंड पे दोगे, 5% का है, तो 10,000 डॉलर का लोन है, 5% यानी $500 का एवरी एनम इंटरेस्ट देना है। $500 इंटरेस्ट देना है, तो सामने वाले को तो डॉलर पे करना है ईयर एंड में। तो आप बैंक जाओगे, बैंक से खरीदोगे, तो बैंक किस रेट पे बेचेगा? 48 पे। इंटू 48, तो आपका कितना चला गया इंटरेस्ट? ये तो इंटरेस्ट चला गया आपका। अब ईयर एंड में एक्सचेंज डिफरेंस इंटरेस्ट दे दिया आपने। आपने जब लोन लिया था तब वैल्यू था 4.5 लाख। अब ईयर एंड में उस लोन का वैल्यू कितना हो गया? 4,80,000। तो आपको एक्सचेंज लॉस कितना हो गया? 30,000 का लॉस। आप चाहोगे कि पूरा का पूरा 54,000 कैपिटलाइज हो जाए, बट एएस कितना कैपिटलाइज करने देगा? 49,500। मैक्सिमम इंडिया में जितना इंटरेस्ट पे करोगे उतना ही तो कैपिटलाइज हो सकता है। यू विल बी आस्किंग फॉर टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ 54, बट ये देगा सिर्फ 49,500। तो आउट ऑफ 54, 49,500 तो कैपिटलाइज कर लेगा, बाकी बचा 4,500, उसको हम लोग क्या करेगा? पीएनएल में चार्ज करेगा एज पर एएस 11। समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट और लोकल करेंसी फॉरेन करेंसी। आप नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं आपको, फिर आएगा। एक्सचेंज डिफरेंस ईयर एंड में जब लोन लिया था तब डॉलर का रेट 45 था, ईयर एंड में डॉलर का रेट 48 हो गया। जब तुम डॉलर लाके डॉलर बैंक को बेचा 45 में बेचा, अब वापस रीपेमेंट करने के लिए डॉलर जब खरीदेगा तो महंगा खरीदना पड़ेगा, तो पर डॉलर 3 रुपए का कॉस्ट महंगा पड़ गया तुम्हारे लिए, वही तो लॉस है तुम्हारे लिए। तो 10,000 इंटू 3 30,000 का ये एक्स्ट्रा लॉस। तो टोटल आपका बोरोइंग की वजह से नुकसान कितना है? ये तुम्हारा इंटरेस्ट कॉस्ट, दिस इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट, दिस इज योर एक्सचेंज लॉस, राइट? तुम चाहेगा कि पूरा का पूरा 54,000 कैपिटलाइज कर दे, लेकिन एएस कितना कैपिटलाइज करने देगा? मैक्सिमम जितना आपने इंडिया में इंटरेस्ट दिया होता 49,500।
AS 49,500 में रोक देगा आपको, तो उसमें ये पूरा कैपिटलाइज कर दूंगा मैं, बाकी बचा हुआ मैं क्या करूंगा, 5,500 30,000 में पूरा तो कैपिटलाइज नहीं कर सकता ना मैं। इफ 49,500 में मैंने 24,000 इंटरेस्ट का कैपिटलाइज कर दिया, तो बाकी कितना बचा, 25,500 मैं कौन सा कैपिटलाइज कर रहा हूं, तो बट एक्सचेंज लॉस तो 30,000 है, तो 25,500 तो कैपिटलाइज कर दिया, बाकी 4,500 पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। आया समझ में? देखो आपने टोटल लोन लिया है कितना, $10,000, ठीक है, 45 का रेट पे 4,50,000। क्लियर है ये चीज? फॉरेन लोन पे आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, $10,000, 5% से $500, ईयर एंड में रेट क्या है 48, तो इतना का इंटरेस्ट दोगे तुम लोग। प्रिंसिपल एक्सचेंज डिफरेंस मतलब जब लोन लिया और ईयर एंड में एक्सचेंज डिफरेंस कितना है, $10,000 का लोन लिया था, जब लोन लिया था 45 का रेट, ईयर एंड में 48, तो एक्सचेंज डिफरेंस कितना, 30,000। एक्सचेंज डिफरेंस 30,000, किसी को डाउट? लेकिन जितना बोरो तुमने फॉरेन से किया वही बोरोइंग यदि इंडिया में किया होता तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ता, ठीक है। तो अब बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16 कितना होगा तुम्हारा, जो इंटरेस्ट दिया है वो तो ले ही लेगा, राइट। मैक्सिमम 49,500 हो सकता है, तो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस तुम एक्सचेंज डिफरेंस को पकड़ लो। अब टोटल प्रिंसिपल एक्सचेंज डिफरेंस 30,000 है, इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना, इंडिया में इंटरेस्ट लेता तो 49,500, फॉरेन में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 24,000, तो और कितना कैपिटलाइज कर सकते हो, विच एवर इज लोअर। आया समझ में? अभी मगज मत ही घुसी, हाँ। तो बस वही लिखा हमने कि जो हायर अमाउंट है डिफरेंस का, एक्सचेंज डिफरेंस का, वो हम लोग क्या करेगा, एज पर AS 11 ट्रीटमेंट करेगा, और जब आप AS 11 पढ़ोगे तो उसमें बताएगा कि वो पीएनएल में चार्ज हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस ये एक कंसेप्ट ही तो आपको अरे इस कंसेप्ट में भी बहुत लॉजिकल है कि जितना इंडिया में यदि आप लोन लेते उस पर जो इंटरेस्ट लगता, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब आप एक तरफ निकाल लो फॉरेन में जो इंटरेस्ट एक्चुअल पे किया वो रुपीस, और टोटल एक्सचेंज लॉस कितना हो रहा है। आई बात समझ में? तो उसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम तो हम इतना ही कैपिटलाइज कर सकते हैं, और कैपिटलाइजेशन में सबसे पहले इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करोगे, तो जो एक्स्ट्रा एक्सचेंज लॉस है दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? आराम से कोई एग्जांपल को फिर से देखना और विजुअलाइज करना और सोचना कि समझ में आया या नहीं आया। इफ नहीं आया तो पूछना मेरे से। ऑन द सेम क्वेश्चन कंसेप्ट वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो अभी फॉरेन वाला आपने सीखा एक्सचेंज डिफरेंस का कैसे क्या करना है, इफ वी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मानना कि आपका AS 16 प्रॉपर्ली पॉकेट में, फिर AS 16 से रिलेटेड अपने कंपाइलर में जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट रिवाइज द कंसेप्ट प्रॉपर्ली, प्रेजेंटेशन देखना कैसे क्या करते हैं, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करूंगा आपके साथ में, ठीक है। कुछ लोग तो कर पाया है, बाकी लोग देखना। क्या बोला, शान बिल्डर्स लिमिटेड हैड बोरोड अ सम ऑफ $10 lakh at the beginning of the financial year 14-15 for its residential project at LIBOR plus 3%। LIBOR कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट रेट ही होता है, और क्वेश्चन में LIBOR दिया है 1% लास्ट में, यानी फॉरेन से लोन लिया है $10 लाख का एट द रेट 4%। The interest is payable at the end of the financial year. At the time of availment, exchange rate was 56 per US dollar। यानी यही लोन इंडिया में लिया होता, इंडिया में लोन लिया होता तो कितना रुपए लगता है इसका, 10 लाख इंटू 56, राइट, 5 करोड़ 60 lakhs। इंडिया में लोन लेता तो इतना लगता,
और ईयर एंड में डॉलर का रेट है 62। इफ इंडिया में लोन लेता तो इंटरेस्ट ऑन इंडियन लोन 5 crore 60 lakh multiplied 10.50%, 58,80,000। मतलब इससे ज्यादा तो मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन हो ही नहीं सकता। दिस विल बी द मैक्सिमम बोरोइंग कॉस्ट। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन 10 लाख डॉलर पे 4%, लेकिन हम लोग तो रुपीज में पे करना पड़ेगा, तो ईयर एंड में रेट है 62। 24,80,000 इतना हमने इंटरेस्ट पे किया है। एक्सचेंज लॉस, जब लोन लिया था तब डॉलर का रेट था 56, अब डॉलर का रेट हो गया 62, यानी 6 रुपए महंगा हो गया, तो 6 रुपए से लोन वैल्यू भी बढ़ जाएगा। इनटू 10 लाख डॉलर 60 लाख, 24,80,000 प्लस 60 लाख, इतना आपका टोटल नुकसान हो रहा है। बोरोइंग कॉस्ट आप मानना चाहता है, बट AS16 कितना देगा मैक्सिमम? एज पर AS16 बोरोइंग कॉस्ट कितना होगा? जितना इंटरेस्ट लगा वो प्लस मैक्सिमम कितना हो सकता है, इक्वल्स टू, यदि मैं बोलूं 58,80,000 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो डिफरेंस और कैपिटलाइज कर दो। 58,80,000 माइनस 24,80,000, दैट मीन्स 34 लाख और कैपिटलाइज कर दो। आउट ऑफ द टोटल एक्सचेंज लॉस ये पूरा कैपिटलाइज हो चुका है। इसमें से क्या किया, 34 लाख कैपिटलाइज हो जाएगा, बाकी जो एक्सचेंज लॉस है वो एज पर AS11 ट्रीट करेगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 26 लाख। हाँ, 3 कहां था, लाइबर प्लस 3% है, ठीक है, समझ में आया? तो आपका बोरोइंग कॉस्ट विल बी 58,80,000, whereas 26 lakh will be treated as per AS11, the effects of changes in foreign exchange rate, that is it will be transferred to profit and loss account. Clear है? So with this last concept we cover the entire AS16, ठीक है? Now the remaining question of the compiler could be solved by you all, ठीक है? That's all for today. बाकी किसी का कोई भी डाउट है तो वो पूछ लेना, कमेंट कर देना तो हो जाएगा, ठीक है? That's all for today. Thank you.